Hello everyone, how are you all? Today we will discuss chapter 10 एंड ऑल्सो रिवाइज। आज हम इसको रिवाइज करने वाले हैं। देखो बच्चों, हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, आप सभी को पता है, हमने इसको बहुत अच्छे से क्लास में डिस्कस किया है। आज सिर्फ इस चैप्टर की क्या करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा, बंगाल में क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनी। कॉलोनियल रूल सबसे पहले कहाँ पे एस्टेब्लिश होता है बेटा, बंगाल में होता है। वहाँ पे सबसे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है क्या करती है बेटा, रिवेन्यू अनाउंस कर देती है, ऑक्शन सिस्टम को लागू कर देती है। कब, जब वॉरेन हेस्टिंग्स वहाँ पे आते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट स्टार्ट हो जाता है 793 में। कौन स्टार्ट करता है बेटा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये याद रखने हैं। देन वहाँ पे जो मेन चीज़ होती है वो क्राइसिस हो जाते हैं। कहाँ पे बेटा, इकोनॉमी जो है धीरे धीरे विलेज क्या चली जाती है, डाउन चली जाती है। क्यों, क्योंकि रिवेन्यू जो डिमांड है बेटा वो फिक्स कर दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि जोतदार वर्ड एक टर्म आई है, इसका राइज क्यों होता है, ये कैसे धीरे धीरे राइज हो जाती है और किसको रिप्लेस कर देती है, जमींदार को रिप्लेस करती है। ये कैसे कल्टीवेशन होता है इनका, ये शेयर क्रपर के द्वारा अपना कल्टीवेशन करवाते थे। अब शॉर्ट नोट्स हैं, इसलिए आपको रिवीजन करनी है, साथ साथ अपना नोट करते जाओ जिन बच्चों ने नोट नहीं कर रखे, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे कि जमींदार क्यों नाराज़ थे। क्योंकि बेटा जब वो रिवेन्यू जो है नहीं पेड कर पाते थे तो उनकी जो लैंड होती थी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, ऑक्शन पे फ्रीक्वेंटली बार बार उनसे ऑक्शन करवाती थी। इट मीन्स बेटा उसको सेल के लिए लगा देते थे, और परचेजर कौन होते थे, वही जमींदार, जो जोतदार हैं वही परचेजर होते थे। अब हमने यहाँ पे देखा है कि किस तरीके से जमींदार बार बार परेशान होते हैं। फिर उनसे रिलेटेड ही जो पेटिशन होती हैं उसको बोलते हैं बेटा फिफ्थ रिपोर्ट, ठीक है। वो पार्लियामेंट में कब सबमिट होती है, 1813 में। ये लाइन अंडरलाइन करने हैं। अब देखो, हमने देखा बेटा धीरे धीरे वहाँ पर कुछ पहाड़ी लोग आते हैं, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा संथालीज आते हैं, वो भी वहाँ पे क्या करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, बाद में वो परमानेंट कल्टीवेशन करने लग जाते हैं, ठीक है बेटा। ये ध्यान में रखना है। ये टर्म, कौन सी टर्म, देखो पहाड़ीज और संथालीज, टू टर्म हमारे सामने, पहाड़ीज हैं और संथालीज हैं। पहाड़ी स्टार्टिंग में क्या होते हैं, देखो कल्टीवेटर होते हैं, कैसे, शिफ्टिंग वाले, फूड गैदरर्स होते हैं, फॉरेस्ट में ही वहीं पर सब कुछ इनका होता है। लेकिन धीरे धीरे कभी भी ये गवर्नमेंट क्या चाहती थी, धीरे धीरे क्या हो जाए, ये सेटल्ड हो जाए, लेकिन सेटल्ड नहीं होते। सेटल्ड जो फार्मर होते हैं इन पे क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं, आक्रमण करते हैं। लेकिन संथाल्स जो हैं वो धीरे धीरे परमानेंट करने लग जाते हैं, क्या, एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इनका, किसके साथ, पहाड़ियों के साथ। अब देखो जिस प्लेस पे पहले पहाड़ियों का अपना क्या था, डोमिनेंसी थी, उस पे अब कौन आ जाते हैं, संथाली आ जाते हैं। अब संथालियों ने क्या करना स्टार्ट किया, इन पहाड़ियों को अंदर की ओर धकेल दिया, आप ये कह सकते हैं, उनको पुश कर दिया, और वे बेचारे धीरे धीरे डीप जो हिल्स में चले जाते हैं। अब इनमें रिवोल्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। अब देख लो ध्यान से। अब प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था, लड़ाई तो होनी ही थी। क्यों, क्योंकि इनके जो जितने भी राइट्स थे वो छीने जा रहे थे, ठीक है बेटा। अब रिवोल्ट वाला ये भी याद रखो, दक्कन वाला 1705 में, ठीक है। अब क्या होता है, देखो न्यू रिवेन्यू सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम इन बॉम्बे दक्कन, डायरेक्ट सेटलमेंट लैंड। ये वाला पोर्शन देखो बेटा, बोर्ड ने कुछ टाइम के लिए लास्ट ईयर भी क्या कर दिया था, कट कर दिया था, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रिवेन्यू। क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, जो हमारे जमींदार हैं वो रिवेन्यू को जो है पेड नहीं कर पाते थे, ब्रिटिश ऑफिसर को नहीं दे पाते थे। उसके पीछे कुछ वजह थी। देखो सबसे पहले क्या था, इन इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट हो गई थी, ठीक है। अब ब्रिटिश को क्या होप थी कि जो प्रॉब्लम इन्होंने बंगाल में जब एस्टेब्लिशमेंट की थी, जिसको उन्होंने प्रॉब्लम को फेस किया था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, किससे, परमानेंट सेटलमेंट से हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है बेटा। सेकंड क्या था, जो रूरल इकोनॉमी थी बंगाल की, उस टाइम पे क्या था, बार बार फेमाइन आ रहे थे, अकाल वगैरह आ रहे थे, एग्रीकल्चर की जो आउटपुट था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, ये भी प्रॉब्लम थी। लेकिन अंग्रेज़ों को कौन समझाए, वो तो क्या चाह रहे थे, बस हम अभी क्या कर लें, सब कुछ कंट्रोल करने। अब देखो बेटा परमानेंट सेटलमेंट से क्या हुआ, जो राजस थे, जो तालुकदार थे, वो तो तैयार थे, क्योंकि उनको पहले पता नहीं था ना कि आगे सिचुएशन क्या होने वाली है। प्रॉब्लम लास्ट में किसको होती है, जमींदार को होती है, ठीक है बेटा। अब इन्हीं को देखो, जो राजस था और जो तालुकदार था, ठीक है, या मैंने काफ़ी हो सकते हैं, इन्हीं को बाद में क्या रिकग्नाइज कर दिया गया, जमींदार कर दिया गया। और इनको बोला गया कि आपको फिक्स
पर ईयर के हिसाब से आपको अमाउंट देना पड़ेगा। अब जमींदार जो है बेटा वो लैंड ओनर तो नहीं हुआ ना, वो क्या हुआ, कलेक्टर ऑफ विलेज, या आप क्या कह सकते हैं रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द स्टेट। देखो इसको क्या हुआ कि इसको ये ज़मीन दे दी गई, ठीक है, इसको कुछ विलेजेस दे दिए गए कि आप यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करोगे और हमारे को पर ईयर दोगे, पर ईयर कुछ अमाउंट फिक्स कर दिया। ऐसा नहीं है, अगर फसल ख़राब है, फसल के जो रेट है वो कम हो रहे, कोई मतलब नहीं अंग्रेज़ों को, हमें उनको क्या चाहिए था, परमानेंट जो है सेटलमेंट, जो परमानेंट रेवेन्यू चाहिए था। अब ज़मींदार बेचारे अगर फसल ख़राब हो जाती है किसान की, तो किसान क्या ये नहीं देगा, रिवेन्यू नहीं देगा। अब ये कहाँ से भरेगा, इसी वजह से बार बार इसका जो लैंड होती है उसका ऑक्शन होता रहता है। अब देखो बेटा, अब क्या करता है ये जमींदार बेचारा, वही करता है, कलेक्ट करता है रिवेन्यू को, ठीक है। एक अमला जो इसका ऑफिसर होता है जो रेंट कलेक्ट करने में इसकी हेल्प करता है, लेकिन कंपनी जो किसी भी तरीके की इसकी हेल्प नहीं करती, क्या कर देती है, अगर इसने रिवेन्यू नहीं दिया तो ऑक्शन होना ही होना है, ठीक है बेटा। अब ये भी कुछ चालाकी करता है। अब देखो क्या आएगा इसमें, यहाँ पे वाई जमींदार डिफ़ॉल्ट ऑन पेमेंट्स भी, क्या क्या कैसे कैसे डिफ़ॉल्ट करता है ये, इसकी मजबूरी है। देखो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं बेटा, स्टार्टिंग में इनिशियली स्टेज में क्या करते हैं, रिवेन्यू बहुत ज़्यादा रख देते हैं। क्यों रख देते हैं कि उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम के लिए कोई चेंजमेंट नहीं होगा, आगे जाकर अगर फसलों जो है उनकी डिमांड बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो कोई बात नहीं, आपको एक बार फिक्स हमने दे दिया तो फिक्स दे दिया। एक वजह ये थी बेटा। सेकेंड क्या थी, देखो हाई डिमांड वॉज इम्पोज इन 1719। अच्छा, उस टाइम पे वही हाई डिमांड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये सारे मैं आपको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, अब आपको देखना है। अच्छा, रिवेन्यू में इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है कि बेटा कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है, ये फिक्स रहेगा, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा। अब मैंने क्या समझाया था अभी आपको कि एक सनसेट लॉ लागू उन्होंने कर दिया था कि किसी भी डे को एक पर्टिकुलर डेट दे दी, वहाँ पर जब तक सनसेट होगा तब तक अगर ज़मींदार ने वो पैसे नहीं दिए तो उसकी ज़मीन क्या चली जाएगी, वो ऑक्शन पर चली जाएगी, ठीक है बेटा। और वजह क्या हुआ कि ज़मींदार की पावर को भी क्या कर दिया गया, थोड़ी सी लिमिट कर दी गई। भाई आपका एक ही काम है कि अपना रैयत को मैनेज करो और ज़िम्मेदारी को मैनेज करो और हमारे को रिवेन्यू देते रहो, और कोई वो नहीं है। अब इसका फ़ायदा किसने उठाया, इसका फ़ायदा उठाया बेटा हमारे जोतदार ने, राइज ऑफ द जोतदार। अब ये कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन मेरा हर बार बनता है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये क्या थे, ये रिच पीजेंट्स थे। कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन का मतलब होता है बेटा अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, कहाँ पे, विलेजेस में। अब जो वहाँ पे बंगाल, नॉर्थ बंगाल का जो एरिया है, जो रिच पीजेंट थे उनको क्या बोलते थे, जोतदार बोलते थे, ठीक है बेटा। इन्होंने क्या क्या, काफ़ी लैंड को एक्वायर कर लिया, इन्होंने कंट्रोल कर लिया, किस पे, ट्रेड पे कर लिया, एज वेल एज जो मनी था उस पर कर लिया, या मनी लैंडिंग जो उधार पैसा देने वाले थे उस पर कर लिया। इवन वहाँ पे गांव में जो गरीब किसान थे उन पर भी इन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब क्या होना है, अभी धीरे धीरे किस पे कंट्रोल करने वाले हैं, जमींदार पे। अब देखो ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा ले ली, अब शेयर क्रॉपर के थ्रू वहाँ पर क्या करवाते हैं, कल्टीवेट करवाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे जैसे ज़मींदार की अगर फेल हो जाता, ऑक्शन लगता है, उसका परचेज़र भी कौन थे, यही परचेज़र बन जाते थे, कौन, हमारे जोतदार। बहुत अच्छे ध्यान से देखो इनके बारे में, किस तरीके से धीरे धीरे ये किसको ख़त्म कर रहे हैं, ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं। अब एग्जामिनर पूछेगा जोतदार कहाँ पे ज़्यादा पावरफुल थे, नॉर्थ बंगाल में थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसी के दूसरे नाम क्या है बेटा, ये हवलदार है, घाटीदार है, मंडल से, ठीक है, इन्हीं के दूसरे नाम है। अब ये हमारे यहाँ पर ट्रैवलर आते हैं, या ये कह सकते हैं कंपनी के ही ये क्या है, एजेंट हैं, हमारे अकाउंट्स ऑफ द बुकानन, ठीक है, इसका याद रखना है ये वाला। ये घूमने के लिए आते हैं, ये एक फिजिशियन है, एम्प्लॉय हैं किसके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ये कहाँ पे आते हैं बेटा, ये संथालीस के राजमहल की पहाड़ियों में सर्वे करने के लिए आते हैं। देखो अकेले नहीं होते, इनके साथ आर्मी होती है, सर्वेवर्स होते हैं, पालकी वाले होते हैं, कुलीज होते हैं, और इनका जो कॉस्ट खर्चा होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती है। इनको लोग क्या देखते हैं, एजेंट के रूप में देखते हैं कि सरकार के ये एजेंट हैं। ये वहाँ पर बहुत ही बारीकी से हर चीज़ को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं, और इनको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग इनको किस नज़र से देखते हैं। इनको ये लगता है कि इन्होंने जो चीज़ भी यहाँ पे देखा है, कुछ भी इन्होंने मिनरल्स को ऑब्जर्व किया है, ध्यान से देखो बेटा, ये कुछ भी ऑब्जर्व करते थे, सिर्फ इनका एक ही मोटिव होता था कि जो ब्रिटिश कंपनी ने मुझे जिस चीज़ के लिए यहाँ पर भेजा है वो मेरे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। ये चीज़ें आपको इस चैप्टर में ध्यान में रखनी है। ये वाले कुछ क्वेश्चन सर यहाँ से CBSE ने इनको कट कर दिया है। तो लास्ट में हमारा एक ये आता है, रेवेन्यू डिमांड हम पढ़ चुके हैं, डेक्कन वाला आपको नहीं पढ़ना। हाँ ये देखो, ये चीज़ें यहाँ से बिल्कुल 100% इसको आप तैयार करोगे। सबसे पहले बेटा ये वाला सेम ही है, देखो
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर दीवानी ऑफ बंगाल, बंगाल की उसने दीवानी कब ले ली? इट मीन्स कब एस्टेब्लिशमेंट होती है बेटा? 1765 में। यू हैव टू लर्न इट। देन पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में जो रेगुलेटिंग और एक्टिविटीज़ होती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, मतलब कब ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है, उसको ध्यान से रखना, ये भी याद रखना है 1773 में, ठीक है बेटा, इंडिया में। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट भी आ जाते, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तौर पे वहाँ पे हमारा एस्टेब्लिश किया जाता है कोलकाता में। परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब संथाल जो है राजमहल की पहाड़ियों में आते हैं कब? 1800 के आसपास आ जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो, ये सारे आपको वन लाइनर याद करने हैं, ध्यान से देखते जाओ। देखो अब फर्स्ट रेवेन्यू प्राइसेस बिगिन टू, पहली बार कब रेट गिर जाते हैं? 1818 में स्लो प्राइसेस होते हैं। परमानेंट सेटलमेंट हम पढ़ चुके थे, ये वाला भी हमें पढ़ चुके थे, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन कई बार कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, संथाल रिबेलियन। आपको पता है पहले से संथालिस को ब्रिटिश जो ऑफिसर हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, लास्ट में इनके साथ भी रिवोल्ट हो जाता है, ये भी क्या कर देते हैं? विद्रोह कर देते हैं। 80 ये नियर अगर पर्टिकुलर आप देखोगे तो बेटा ये वाली डेट है, ठीक है। 1855 और 56 में करते हैं और अपना खुद का एक रीजन क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे बंगाल में अंग्रेज़ों ने किस तरीके से ब्रिटिश या कॉलोनियल रूल्स एस्टेब्लिश किया, फिर धीरे धीरे परमानेंट सेटलमेंट की, और फिर धीरे धीरे पहाड़ियों से लड़ाई की, फिर संथाली से लड़ाई की, फिर लास्ट में किस तरीके से वो इंडिया में लंबे समय तक अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे।